हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द योग एकेडमी। विलियम शेक्सपियर के रिवीजन की सीरीज़ में आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं, बहुत सारी बातें समझी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे विज़िट करें और पार्ट 1 से विलियम शेक्सपियर के बारे में जो है अपनी नॉलेज को इन्हांस करें। थैंक यू। और हम आज की वीडियो में पार्ट 2 फर्दर हम उनके बारे में और स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शेक्सपियर हेडेड टू लंदन समटाइम इन 1586। 1586 में किसी टाइम शेक्सपियर जो है वो लंदन चले गए। बिटवीन 1586 एंड 1592 ही बिगैन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर राइटर। 1586 और 1592 के बीच में शेक्सपियर ने लंदन में एक सक्सेसफुल करियर बनाया एज ए एक्टर एंड राइटर। एक अभिनेता और एक लेखक के रूप में उन्होंने 1586 से 1592 के बीच में अपना एक सक्सेसफुल करियर बना लिया था। आप ये जो डेट है 1586 टू 1592, ये आप ध्यान रखेंगे कि विलियम शेक्सपियर जो है लंदन में कब अपना सक्सेसफुल करियर बनाए थे, तो 1586 से 1592 के बीच में। एंड इन 1594 ही ज्वाइंड एज एन एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड द लॉर्ड कैम्बरलेंस मैन। और 1594 में उन्होंने एक एक्टिंग कंपनी को ज्वाइन किया जिसका नाम था लॉर्ड कैम्बरलेंस मैन। इन 1603 द ग्रुप वॉज रीनेम्ड द किंग्स मैन आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट के बाद यही जो कंपनी का नाम है लॉर्ड कैम्बरलेंसमैन, इसी को ही 1603 में नाम चेंज करके किंग्स नेम रख दिया गया और इसे किंग्स नेम के नाम से जाना जाने लगा, किंग्स मैन। बाय 1596 शेक्सपियर वॉज मच सक्सेसफुल एज अ प्ले राइट। 1596 तक आते आते शेक्सपियर को जो है एज अ प्ले राइट के रूप में बहुत ही सक्सेसफुल माना जाने लगा। दैट हिज फैमिली वॉज फाइनली ग्रांटेड अ कोट ऑफ आर्म्स। और 1596 में जब विलियम शेक्सपियर को एक सक्सेसफुल प्ले राइट के रूप में जाना जाने लगा, तब उनकी फैमिली को फाइनली जो है कोट ऑफ आर्म्स को ग्रांट कर दिया गया, मतलब ये राजचिन्ह उन्हें दे दिया गया। विच अमंग्स अदर थिंग्स अलाउड शेक्सपियर टू कॉल हिमसेल्फ अ जेंटलमैन, जो शेक्सपियर को एक जेंटलमैन के रूप में बुलाने के लिए काफ़ी था। शेक्सपियर्स फॉर्च्यून वॉज ऑल्सो इम्प्रूविंग ड्यूरिंग दिस टाइम। और शेक्सपियर का फॉर्च्यून मीन्स उनका जो भाग्य था वो भी इन दिनों जो है उनको इम्प्रूव करने में इस टाइम उनको जाना जाता था। लाइक इन 1597 ही परचेज्ड द सेकेंड लार्जेस्ट हाउस इन स्ट्रैटफोर्ड विच ही कॉल्ड न्यू प्लेस। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि इन दिनों विलियम शेक्सपियर का जो भाग्य था, जो उनका फॉर्च्यून था, वो भी खूब उनके मतलब कि उनकी जो किस्मत, कहते हैं ना हमारी किस्मत हमारे साथ है, तो इस टाइम 1597 के आसपास जो विलियम शेक्सपियर की किस्मत थी वो भी उनके साथ थी, क्योंकि इस टाइम उन्होंने जो है स्ट्रैटफोर्ड में एक बड़ा सा वो लैंड खरीदी जिसका नाम उन्होंने न्यू प्लेस रखा। ये आप ध्यान रखेंगे कि विलियम शेक्सपियर हैज़ ब्रॉट स्ट्रैटफोर्ड विच नेम्स इन न्यू प्लेस। तो 1596 में उनको जो है कोट ऑफ आर्म्स ग्रांट कर दिया गया। 1597 में उन्होंने न्यू प्लेस खरीदा स्ट्रैटफोर्ड में ही। तो विलियम शेक्सपियर मतलब इन्हीं ईयर के बीच में विलियम शेक्सपियर एज अ प्ले राइट भी खूब सक्सेसफुल हुए। फिर उनकी किस्मत भी उनके साथ थी, उनका फॉर्च्यून जो था, उनकी लक बहुत अच्छी चल रही थी उस टाइम पे। वो खूब मतलब ये जो न्यू प्लेस जब उन्होंने ख़रीदा था तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेस था उनका जो उन्होंने ख़रीदा था। 1 year later, Shakespeare became a 10% owner of the new purpose-built theatre in London, the famous Globe Theatre. एक साल के बाद विलियम शेक्सपियर जो थे वो 10% के मालिक हो गए। किसके? ग्लोब थिएटर के। लंदन में फेमस ग्लोब थिएटर था। और एक साल के बाद, यानी एक साल के बाद विलियम शेक्सपियर 1598 में वो जो है ग्लोब थिएटर के 10% ओनर हो गए। द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट ऑन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स। जो ग्लोब थिएटर था वो कहाँ बना हुआ था? वो बना हुआ था साउथ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स में, के किनारे। वो जो नदी थी साउथ बैंक रिवर की, उस थेम्स नदी के किनारे ये ग्लोब थिएटर बना हुआ था। आप ध्यान रखेंगे कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो ग्लोब थिएटर के पार्टनर थे, उनकी पार्टनरशिप थी ग्लोब थिएटर में।
और वो लगभग इसके 10% के ओनर थे। शेक्सपियर बिकेम पार्ट ऑफ ओनर ऑफ द ब्लैक फ्रायर थिएटर ऑल्सो। सॉरी फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर जो थे वो ब्लैक फ्रायर थिएटर के भी पार्ट ओनर थे। तो अब यहाँ पे आपको दो चीज़ मिल गई, एक तो ग्लोब थिएटर और दूसरा ब्लैक फ्रायर थिएटर। आपसे पूछा जाएगा कि विलियम शेक्सपियर किन थिएटर से एसोसिएटेड थे, तो वो एक ग्लोब थिएटर और दूसरा ब्लैक फ्रायर थिएटर से, इन दो थिएटर से विलियम शेक्सपियर एसोसिएटेड थे, इन दोनों के वो ओनर थे। He had several patrons. One of them was the handsome, gallant Earl of Southampton, Henry Wriothesley, to whom many of his sonnets and poems are addressed. बहुत सारे पैट्रॉन्स थे विलियम शेक्सपियर के पास, उनमें से एक थे हैंडसम गैलेंट अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिन्हें हेनरी रियोथस्ले के नाम से भी जाना जाता था, और विलियम शेक्सपियर ने उन्हें अपनी बहुत सारी सॉनेट्स और पोएम्स भी एड्रेस की है। इन 1623 1623 में जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल जो थे वो टू फ्रेंड्स एंड फेलो एक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के ये दोनों मित्र थे और उनके फेलो एक्टर भी थे। पब्लिश द फर्स्ट फोलियो इंक्लूडेड इन दी पब्लिश द फर्स्ट फोलियो दैट इंक्लूड 36 प्लेज। उन्होंने विलियम शेक्सपियर के जो वर्क का कलेक्शन करके फर्स्ट फोलियो के नाम से पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने 36 प्ले को इंक्लूड किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर हैज़ रोट 37 प्लेज, तो इनका जो फर्स्ट फोलियो था उसमें सिर्फ 36 प्लेज ही इंक्लूड थे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें 36 प्लेज ही इंक्लूड थे तो कौन सा प्ले नहीं था, वो था पेरिकल्स। पेरिकल्स विद सबटाइटल इज प्रिंस ऑफ टायर वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। पेरिकल्स जो उनका प्ले था वो फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं था। अराउंड 1590 के आसपास ही रोट 154 सॉनेट्स, उन्होंने 154 सॉनेट्स भी लिखी, विच वर पब्लिश्ड कलेक्टिवली ऑन 20 मई 1609 बाय थॉमस थॉर्प, जो कि कलेक्टिवली 20 मई 1609 को पब्लिश की गई, किसके द्वारा, थॉमस थॉर्प के द्वारा। यानी कि विलियम शेक्सपियर ने 1590 के आसपास सॉनेट्स लिखी और जिसे इकट्ठे ही थॉमस थॉर्प ने 1609 में पब्लिश कर दी थी। आप ध्यान रखेंगे कि विलियम शेक्सपियर की सॉनेट्स किसके द्वारा पब्लिश की गई हैं, तो वो हैं थॉमस थॉर्प के द्वारा। बाय 1611 से 1611 के आसपास शेक्सपियर रिटायर हो गए। इट मीन्स उन्होंने अब लिखना बंद कर दिया। रिटर्निंग टू स्ट्रैटफोर्ड एंड इन 1616 शेक्सपियर डाइड, और वो वापस स्ट्रैटफोर्ड लौट आए और 1616 में उनकी मृत्यु हो गई। फेमसली bequeathing his second best bed to his wife, often seen as a sign that his marriage may not have been happy. विलियम एक्चुअली फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर थे, उन्होंने, हम जानते ही हैं, वो 18 साल के थे जब उन्होंने शादी कर ली थी 26 ईयर ओल्ड एन हैथवे से। तो क्योंकि जो वो उनकी वाइफ थी वो उनसे जो है काफ़ी बड़ी थी एज में, तो वो अपनी शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने शादी तो कर ली थी, बट क्योंकि उनकी वाइफ की एज ज़्यादा थी और उनकी एज कम थी, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि वो अपनी मैरिज से जो है वो खुश नहीं थे। क्योंकि आपको पता ही है, हम जनरली जानते हैं कि जो गर्ल्स होती हैं उन्हें छोटा होना चाहिए एज में बॉयज़ की अपेक्षा। तो यहाँ पे वो खुद ही बच्चे थे, एक 18 साल के, और उनकी जो एज थी उनकी वाइफ की वो 26 ईयर थी। अब उन्होंने लगभग 5-7 साल उनसे बड़ी थी वो, और उन्होंने उनसे शादी कर ली। तो एज की वजह से भी उनकी शादी में काफ़ी सारे इश्यूज़ आए, जिसकी वजह से वो खुश नहीं थे, और अपनी शादी को ज़्यादा एज की लड़की से शादी करने पे भी उन्होंने अपना एक प्ले लिखा है। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए कि वो कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर ने लिखा है जिसमें उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि अपने से ज़्यादा उम्र की महिला से शादी नहीं करनी चाहिए। For his legendary and historical material, Shakespeare depended mainly on Holinshed Chronicles of England, Scotland and Ireland, and also on Sir Thomas North's 1579 translation of Plutarch's Parallel Lives. विलियम शेक्सपियर जो थे, ऐसा माना जाता है कि उनके जो वर्क्स थे वो किसी न किसी राइटर के वर्क्स की कॉपी हुआ करते थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो विलियम शेक्सपियर थे उनके जो हिस्टोरिकल प्ले थे वो मेनली किस पे डिपेंडेड थे,
हॉलिंसेट क्रॉनिकल पे, अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो विलियम शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्ले थे वो उनका सोर्स क्या है, हॉलिंसेट क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। Love's Labour's Lost, A Midsummer Night's Dream, The Merry Wives of Windsor and The Tempest are Shakespeare's original plot। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इनको आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगे तो आप वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर लीजिएगा कि जो लव्स लेबर्स लॉस्ट है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर एंड द टेम्पेस्ट, जो है ये जो चारों प्ले हैं वो शेक्सपियर का ओरिजिनल प्लॉट था, ये किसी की कॉपी नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, हियर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड रंजीत सिंह की बुक, जो कि हम जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फैक्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक मानी जाती है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमें जल्दी किसी बुक और में नहीं मिलेगा। हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़, उनकी 4 शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ कौन कौन सी हैं, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं TGT 2009 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अच्छा फ्रेंड्स, ये ग्रेट ट्रेजेडी तो बहुत कॉमन भी हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने लगभग प्रीवियस ईयर में इसे देखा ही है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज़, ट्रेजेडी तो हमने याद कर ली हैं ऑलमोस्ट, बट उनकी 4 ग्रेट कॉमेडीज़, उनके रोमन प्लेज, उनके ड्रामेटिक रोमांसेस, ये सब भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है ग्रेट ट्रेजेडी ना पूछ के ग्रेट कॉमेडी पूछ ले, तो आप क्या करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज़, मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। ये जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, ये विलियम शेक्सपियर की मोस्ट ग्रेट कॉमेडीज़ में मानी जाती हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने ट्रेजेडी बोल दी, बट ये मच अडो अबाउट नथिंग। अब आप इसे ध्यान कैसे रखेंगे, मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। अब इसे आप देखिए, मच नाइट मर्चेंट यू लाइक, मच नाइट मर्चेंट यू लाइक। या फिर आप ये इसको उल्टा कर सकते हैं, एज यू लाइक मच मर्चेंट, बट यहाँ पे आप आई थिंक आपको ऐसे ही अच्छा रहेगा, मच नाइट बहुत सारी रातें, मर्चेंट लाइक, मर्चेंट जो है वो लाइक करते हैं, क्योंकि जो मर्चेंट होते हैं वो बेसिकली रात, आप यहाँ पे इस हिसाब से अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, बट मेरा यही है, मच नाइट मर्चेंट लाइक, मुझे इसी हिसाब से याद होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। बट हाँ, आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, इन चारों कॉमेडीज़ को, जो उनकी ग्रेट कॉमेडीज़ के अंतर्गत रखी गई हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, रोमन प्लेस कौन कौन से हैं, कोरियोलैनस, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। कोरियोलैनस, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। कोरियो, जूलियस, एंटोनी, क्लियोपैट्रा। ड्रामेटिक रोमांसेस में कौन कौन से आ जाते हैं फ्रेंड्स, हिज लास्ट 4 प्लेज आर ट्रेजिक कॉमेडीज कॉल्ड ड्रामेटिक रोमांसेस। उनके जो लास्ट 4 प्लेज थे ट्रेजिक कॉमेडी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें ही ड्रामेटिक रोमांसेस के नाम से भी जानते हैं। पेरिकल, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। पेरिकल्स, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट, ये जो 4 प्लेज हैं, इन्हें विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज ऑफ द प्ले माना जाता है। उनकी लास्ट, उनके मतलब उनके जीवन के अंत के जो लास्ट समय में उन्होंने कौन कौन से प्लेज लिखे थे, तो ये वो यही चारों प्ले हैं जो उनके लास्ट प्लेज की कैटेगरी में रखे गए हैं, जिन्हें ड्रामेटिक रोमांसेस के अंतर्गत रखा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक पॉइंट है फ्रेंड्स, देखिए, इन 1896 में फ्रेडरिक एस बोस ने कॉइन्ड द टर्म प्रॉब्लम प्ले। फ्रेडरिक एस बोस ने प्रॉब्लम प्लेज के टर्म को कॉइन किया था, टू रिफर टू हिज 3 प्लेज, उनके 3 प्लेज को रिफर करने के लिए। कौन कौन से 3 प्लेज, ऑल्स विल दैट एंड्स विल, मीजर फॉर मीजर एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। इन तीनों प्लेज को रिफ़र करने के लिए फ्रेडरिक एस बोस ने 1896 में प्रॉब्लम प्लेस को कॉइन किया था, इस टर्म को। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे की भी जो है, आगे का जो टॉपिक है, बहुत सारी बातें हम अगले पार्ट में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, लेट मी नो इन द कमेंट। अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन जो है वो ठीक है या इसमें कुछ कमी है, आप प्लीज़ अपना सजेशन जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।